क्लास 10 का जो फर्स्ट चैप्टर है स्पेशली आईसीएसई बोर्ड के उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं और ये सारे बोर्ड में इंक्लूडेड है। तो सबसे पहला है इसमें कि फोर्स क्या है। फोर्स की जो पूरी डिटेल स्टडी है ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। ये 9th के कोर्स में यहाँ से भी हम शुरुआत कर सकते हैं थोड़ा सा ब्रीफ लेके, और फोर्स के बारे में कंप्लीट डिटेल स्टडी के लिए इसके पहले की जो वीडियो है फोर्स की वो आप देख सकते हैं, उसमें से कंप्लीट फोर्स का हो जाएगा। तो यदि यहाँ पे आपको देखने के पहले कुछ समझना हो तो फोर्स वाले वीडियो को देख लीजिए। उसके अलावा यहाँ से जो सिलेबस हो रहा है वहां से हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला इसमें डेफिनेशन है फोर्स का। तो फोर्स की डेफिनेशन के लिए शार्ट में बताते हुए आगे बढ़ेंगे हम कंप्लीट डिटेल स्टडी के लिए। बैक टू द प्रीवियस वीडियो। फोर्स क्या है? फोर्स इज ए एक्सटर्नल कॉज विच कॉजेस। फोर्स एक कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में या आकार में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। आइदर इट चेंजेस द पोजीशन और शेप or size or structure, or it tends to change the position or shape or size or structure। यानी कि यदि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है और यहां से फोर्स लगाया जा रहा है, तो या तो इसकी पोजीशन को ये चेंज कर देगा, इधर कर देगा, ये चीज यहां से उठ के यहां आ जाएगी, यहां आ जाएगी, या ये कोशिश करेगा और चेंज नहीं कर पाएगा। जैसे कि इस वॉल को धक्का देने की कोशिश कर रहा है, बट आई एम नॉट कैपेबल टू डू दिस। मैं ऐसा करने में समर्थ नहीं हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने फोर्स नहीं लगाया। आई हैव अप्लाइड द फोर्स बट फेल टू चेंज द पोजीशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो फोर्स क्या है? फोर्स इज एक्सटर्नल कॉज, ऑलवेज इट चेंजेस the position or shape or size or structure or it tends to change। कोशिश करता है किसी वस्तु का आकृति, आकार या स्थान परिवर्तन का। क्लियर? जैसे कि हमने बताया कि इस वॉल पे हम धक्का दे रहे हैं तो ये वॉल अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हो रही है, इसका मतलब हमने प्रयास किया। इस प्रयास को क्या बोलते हैं? फोर्स करेंगे। और ये भी पॉसिबल है, जैसे कि यहाँ पे मार्कर है और हम इसको धक्का दे रहे हैं कि अपनी जगह से मूव कर रही है, तो ये फोर्स हो गया। क्लियर? क्योंकि इसके स्थान में या स्थिति में परिवर्तन कर दे रहा है। दूसरा कॉन्सेप्ट हुआ कि ये शेप, मतलब फोर्स क्या करता है? कैन चेंज, क्या क्या चेंज कर सकता है? पोजीशन। दूसरा शेप और साइज और स्ट्रक्चर। शेप, साइज और स्ट्रक्चर, पोजीशन या शेप, साइज, स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है। तो दूसरा एग्जांपल है कि ये मार्कर है, यहां पे हम फोर्स ऐसी यदि लगा रहे हैं तो इसकी शेप में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन यदि हमने गीला आटा ले लिया या गीली मिट्टी ले ली, ठीक है, या रबर की गेंद ले ली और उस पर जब हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने पे क्या होता है? वो गीला आटा की शेप चेंज हो जाती है या रबर के गेंद की शेप जो है चेंज हो जाती है। या यदि फुला हुआ बैलून है और उसको हमने फोर्स लगाया तो जिस तरीके से फोर्स लगाएंगे उस तरीके से उस बैलून की शेप चेंज होती है। तो इट ऑल आर द एग्जांपल ऑफ फोर्स। इन सारे कारक को हम बल कहते हैं। तो बस आपको दिमाग में ये रखना कि बल क्या है? एक चेंज कर सकता है किसी वस्तु के पोजीशन में। पोजीशन दो तरह की होती है। यदि ऑब्जेक्ट रुकी हुई है, फोर्स लगेगा तो चलना शुरू कर देती है, यानी कि रेस्ट में है तो मोशन में जा सकती है। और कोई चीज यदि मोशन कर रही है, जैसे कि कोई साइकिल चला रहा है, उसको पीछे से खींच लीजिए, तब पीछे से खींच लीजिए तो जो साइकिल चल रही थी वो क्या होगी? वो रुक जाएगी। तो या तो चेंज कर सकता है पोजीशन में, ठीक है, रेस्ट को मोशन में ला सकता है, मोशन को रेस्ट में ला सकता है, या ये किसी ऑब्जेक्ट की शेप, साइज और स्ट्रक्चर में चेंज करता है। क्लियर? अब दो केसेस यहां पे होती हैं कि किस केस में ये पोजीशन चेंज करता है और किस केस में ये शेप, साइज या स्ट्रक्चर चेंज करता है। तो पहली चीज तो ये है कि इट डिपेंड्स मेनली कि फोर्स का डायरेक्शन क्या है, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है।
जैसे कि यदि यहाँ पे कोई रबर की गेंद है, क्लियर, और इसको फोर्स हम इधर से लगा रहे हैं, इधर से ऐसे फोर्स लगा रहे हैं और गेंद यहाँ पे रखी हुई है, तो ये क्या होगी, गेंद ऐसे 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 सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन में मूव करने लगेगी। गेंद यहाँ पे रखी हुई है और फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, तो गेंद कहाँ जाएगी, ये सामने की तरफ जाएगी, इधर जाएगी, क्लियर। तो पहला चीज तो ये, और इसी गेंद पे फोर्स यदि हम ऊपर से लगा रहे हैं, ऐसे लगा रहे हैं, और नीचे ये रिजिड सरफेस है, तो ये क्या होगी, ये ऑब्जेक्ट इसकी साइज चेंज होगी। रबर की गेंद और इसको हम ऐसे दबा रहे हैं, तो क्या होगी, इसकी साइज चेंज होगी, ये चपटी हो सकती है। तो मेनली तो ये डिपेंड करता है फोर्स के डायरेक्शन पे कैसे लग रही है। लेकिन यदि हम दूसरे तरीके से बात करें तो दो तरह की ऑब्जेक्ट होते हैं। पहला ऑब्जेक्ट होता है हमारा रिजिड ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है नॉन रिजिड ऑब्जेक्ट। पहला होता है रिजिड और दूसरा होता है नॉन रिजिड। रिजिड का मतलब हो गया ठोस है, जो दृढ़ है, मतलब आपका लकड़ी का टुकड़ा या आपका लोहे का टुकड़ा या घर का कोई सामान, जैसे फ्रिज रखी है आपके यहाँ या चेयर रखी है, ठीक है, ये सारी चीजें जो होती हैं ये रिजिड होती हैं, जिनकी शेप और साइज में चेंज नहीं होता है, जिनकी शेप और साइज में चेंज नहीं होता है, यानी कि आकार में परिवर्तन नहीं होता है। और दूसरे ऑब्जेक्ट होते हैं नॉन रिजिड, यानी कि जो रिजिड नहीं है। नॉन रिजिड का मतलब विच कैन चेंज देयर शेप और साइज। तो रिजिड क्या हो गया, रिजिड का मतलब हुआ कैन नॉट चेंज शेप और साइज और स्ट्रक्चर, ठीक है। रिजिड ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया कि विच कैन नॉट चेंज द शेप और साइज और स्ट्रक्चर। और नॉन रिजिड क्या हो गया, कैन नॉट की जगह पे नॉट हटा दिए, विच कैन चेंज देयर शेप साइज और स्ट्रक्चर। तो जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने पे उसके शेप साइज या स्ट्रक्चर में चेंज ना हो, जैसे लोहे की बॉल, जैसे लकड़ी का गुटखा, जैसे ये बोर्ड, इस बोर्ड पे हम ऐसा फोर्स लगा रहे हैं तो इसकी शेप में कोई चेंज नहीं हो रहा है, क्लियर। तो ये सारे ऑब्जेक्ट हो गए हमारे रिजिड ऑब्जेक्ट, क्लियर। और जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने पे उसके शेप साइज में चेंज पॉसिबल हो उसको बोलेंगे नॉन रिजिड ऑब्जेक्टर। जैसे आटा गूंथने के बाद जो गीला आटा होता है उसको आप जैसे दबाएंगे वैसे वो चेंज हो जाएगा, जैसे कि गीली मिट्टी, उसको जैसे चाहेंगे आप वैसे चेंज हो जाएगा। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हो गए वो हमारे हो गए आपका नॉन रिजिड के, क्लियर। अब हम जो फोर्स का एप्लीकेशन पढ़ेंगे वो रिजिड ऑब्जेक्ट पे भी पढ़ेंगे और नॉन रिजिड ऑब्जेक्ट पे पढ़ेंगे कि दोनों पे कैसा असर है। तो फर्स्ट बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एट रिजिड ऑब्जेक्ट और दूसरा हम एप्लीकेशन ऑफ फोर्स करेंगे नॉन रिजिड ऑब्जेक्ट पे। एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इन रिजिड ऑब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एट नॉन रिजिड ऑब्जेक्ट। तो रिजिड ऑब्जेक्ट पे क्या होगा, रिजिड ऑब्जेक्ट पे यदि किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जाता है तो ये क्या होता है, आपका मोशन होता है। जैसे कि मैंने बताया ये ऑब्जेक्ट है, ये तो रिजिड है क्योंकि इसके शेप में चेंज नहीं हो रहा है, दबाने से देखिए कोई चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, रिजिड ऑब्जेक्ट है। तो इस पे जब हम फोर्स लगाएंगे यदि, तो क्या होगा, ये देखिए अपनी पोजीशन से मूव कर रहा है, यहाँ पे रखा था, फोर्स लगा रहे तो अपनी पोजीशन से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिजिड ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने पे ये मोशन करता है, ठीक है। और एक चीज हमने पहले क्लियर कर दी कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिपेंड करता है। तो रिजिड ऑब्जेक्ट क्या करता है, मोशन करता है। नॉन रिजिड ऑब्जेक्ट में क्या होता है, क्या चेंज होता है, शेप, साइज या स्ट्रक्चर, तीनों कह लीजिए, ठीक। नॉन रिजिड ऑब्जेक्ट में क्या होगा, शेप, साइज या स्ट्रक्चर में चेंज होगा, क्लियर। एग्जांपल्स हम देख चुके हैं। अब मोशन, यदि किसी रिजिड ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है,
If force is applied, if force is applied to any rigid object, force क्या हो रहा है, अप्लाइड हो रहा है किस पे, रिजिड ऑब्जेक्ट पे, तो क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। तो ऐसे क्लियर करिए कोलॉजिज्म। फोर्स क्या किया जा रहा है, फोर्स इज अप्लाइड, फोर्स इज अप्लाइड कहां पे अप्लाई किया जा रहा है, रिजिड ऑब्जेक्ट पे। तो इफ द फोर्स इज अप्लाइड टू एनी रिजिड ऑब्जेक्ट, यदि किसी रिजिड ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है तो, if force is applied to any rigid object, in this case this force causes motion in this rigid object, इसमें क्या हो गया, मोशन होगा। अब वो मोशन कितने तरह के हो सकते हैं, दो तरह के। पहला क्या हो सकता है, स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, और दूसरा हो सकता है रोटेशनल मोशन। तो कॉन्सेप्ट ये क्लियर हुआ कि यदि किसी रिजिड ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है तो दिस फोर्स कॉजेज मोशन इन दिस रिजिड ऑब्जेक्ट। यदि किसी रिजिड ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाई किया तो वो मोशन करेगा। पहला मोशन क्या हो सकता है, पहला मोशन हो सकता है स्ट्रेट लाइन मोशन, और दूसरा मोशन हो सकता है रोटेशनल मोशन। अब ये कॉन्सेप्ट है कि कब स्ट्रेट लाइन मोशन होगा और कब लीनियर मोशन होगा। इसके एग्जांपल्स को हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं। ये कंप्लीटली रिजिड ऑब्जेक्ट तो नहीं है, इसमें फोर्स लगा के इसकी शेप को हम चेंज कर सकते हैं ऐसे, लेकिन लेट अस सपोज ऐसे यदि रखा हुआ है तो ये हमारे लिए एक रिजिड ऑब्जेक्ट है। तो यदि ये रिजिड ऑब्जेक्ट है, क्लियर, तो दो तरह के मोशन होगा। देखिएगा इसको ध्यान से देखिए। ये फोर्स इधर से अप्लाई हो रहा है, ये यहां से अप्लाई हो रहा है। तो यदि ये फोर्स यहां से अप्लाई हो रहा है तो ये क्या कर रहा है, आगे जा रहा है। फिर से देखिए, यहां पे ये रखा हुआ है और फोर्स हम इधर से अप्लाई कर रहे हैं, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ ये ऐसे मोशन कर रहा है, या ऐसे मोशन कर रहा है, या ऐसे मोशन करेंगे। यहां से भी रखा मोशन करेंगे, इसको रखा ऐसे मोशन करेंगे, तो ऐसे। इट मींस कि ये कौन सा मोशन कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है। दूसरा सेकंड सिनेरियो, इस रिजिड ऑब्जेक्ट को हमने यहां पे पाइवोट कर दिया, यहां पे फिक्स कर दिया। इफ द रिजिड ऑब्जेक्ट इज पाइवोटेड एट दिस पॉइंट, इस ऑब्जेक्ट पे यदि इसको हमने फिक्स कर दिया और अब फोर्स लगा रहा है, कौन सा मोशन कर रहा है, रोटेशनल मोशन। ये रोटेट कर रहा है, ऐसे क्या कर रहा है। यदि यहां पे ऑब्जेक्ट को हमने फिक्स किया हुआ है, यहां पे किसी किल्स या किसी चीज से, अब इसमें फोर्स लगा रहा है, तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं कर रहा है। बिकॉज स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब क्या होता है, ऐसे जाना या ऐसे जाना, एक सीधे लाइन में जाना, मुड़े ना, एक सीधी लाइन में कैसे भी जा रहा है, ठीक है। तो दैट इज स्ट्रेट लाइन मोशन। और स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में भी बहुत ज्यादा डिटेल के लिए मोशन इन वन डायमेंशन जो चैप्टर है क्लास 9 का, वहां पे आप पढ़ सकते हैं। और इसमें भी आपको डिटेल जानना है तो पुराने वीडियो में मोशन इन वन डायमेंशन नाम से है, वहां पे आप देख सकते हैं। क्लियर। तो मोशन वन डायमेंशन वहां पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जस्ट उसके बाद की चीज पढ़नी है कि यदि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और ये रिजिड ऑब्जेक्ट है, यदि ये ऐसे जाता तो स्ट्रेट लाइन मोशन होता, लेकिन यदि यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया, this is pivoted at this point, this is fixed at this point, in this case if the force is applied from here, यदि यहाँ से इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं तो देखिए क्या हो रहा है, ये फिक्स है और ये फोर्स लगा रहा है, ये ऐसे मोशन कर रहा है, ऐसे मोशन कर रहा है, इसको बोलेंगे रोटेशनल मोशन। क्लियर। तो यानी कि ऑब्जेक्ट या तो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है या रोटेशनल मोशन कर रहा है। अब स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, अब यहां पे हम बात करेंगे किसकी, रोटेशनल मोशन। इट मींस कि यदि हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, यहां पे ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसको किसी पॉइंट पे फिक्स किया गया है, इस पॉइंट पे इसको क्या हमने किया है, फिक्स किया है, और इसमें फोर्स कुछ ऐसे लग रहा है या फोर्स कुछ ऐसे लग रहा है या फोर्स कुछ ऐसे लग रहा है,
तो ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ये ऐसे या ऐसे या ऐसे किसी भी तरीके से ऐसे 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 मोशन करेगा, एंड दिस मोशन इज रोटेशनल मोशन। क्लियर? नेक्स्ट, टर्निंग इफेक्ट मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क। अब हमको पढ़ना है टर्निंग इफेक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क, हिंदी में जिसको बोलते हैं हम बल आघूर्ण। अब बल आघूर्ण क्या कहता है ये समझिएगा। अभी हमने ये बताया कि यदि कोई रिजिड ऑब्जेक्ट है और उस पर कोई फोर्स लग रहा है, और यदि वो रिजिड ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट पे फिक्स है, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज फिक्स्ड एट एनी पॉइंट, इफ एनी फोर्स इज अप्लाइड ऑन दिस, देन इट क्या करता है, ये क्या करता है, रोटेशन करता है। लेकिन क्या रोटेशनल मोशन करने के लिए सिर्फ फोर्स की जरूरत है? अभी हमने बताया आपको कि फोर्स लग रहा है और पॉइंट कहीं फिक्स है, इसका मतलब रोटेशन कर रहा है। मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपने कोई आदमी बैठा हुआ है और गाना बजा दिया और डांस करने लगा। क्लियर? तो क्या ये सही है? क्या गाना बजाने से सिर्फ आदमी डांस करना चालू कर देता है? क्या हर आदमी गाना बजाने के बाद डांस करना शुरू करता है? नहीं, अलग अलग है। तो इसी तरीके से क्या केवल फोर्स लगाने से रोटेशन होगा? आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं? एग्जांपल देखिएगा। घर में सबके यहां दरवाजे होते हैं, क्लियर? सारे कमरे में दरवाजे होते हैं। अब यहां पे कोई दरवाजा लगा हुआ है, लेट अस सपोज यहां से ये दरवाजा क्या है, फिक्स है। ये दरवाजा यहां से फिक्स है और ये आपका पूरा का पूरा डोर है, ये डोर है पूरा आपका, क्लियर? यहां पे कुंडी लगी होती है। लेट अस सपोज मान लीजिए कि दरवाजे में कुंडी नहीं है, कुंडी लगाने के पहले कारीगर बीमार हो गया, चला गया, यानी कि ये हमारा दरवाजा लगा हुआ है बिना कुंडी के। अब ये दरवाजा इधर खुल सकता है या इधर खुल सकता है, यानी कि ये यदि आप इसको मान लीजिए कि ये फिक्स पॉइंट है और यही आपका दरवाजा है, ये आपका दरवाजा है, तो या तो ये इधर खुल सकता है या ये उधर जाएगा। क्लियर? यानी कि ये क्या करेगा, रोटेशनल मोशन करेगा। यहां तक क्लियर है? अब कॉन्सेप्ट ये है कि यहां पे यदि ये दरवाजा है और यहां से ये फिक्स है, जिसको चौखट बोलते हैं, तो यदि ये चौखट है यहां पे, तो क्या यहां से धक्का देंगे तो दरवाजा घूमने लगेगा? क्या यहां से दरवाजा इसको धक्का देंगे तो ये दरवाजा घूमने लगेगा? आंसर होगा, आप कह सकते हैं हाँ, आप कह सकते हैं नहीं, लेकिन जब ठीक से सोचेंगे तो आंसर होगा नहीं। कैसे? समझिए, एग्जांपल लीजिए। यही तो है, मान लीजिए किसको दरवाजा मान लीजिए, मानने में क्या जाता है, मान लेते हैं, ये मान लिया कि दरवाजा है, नहीं स्केल है, लेकिन मान लिया कि दरवाजा है। क्लियर? दरवाजा क्या होता है, एक जगह पे ऐसे फिक्स होता है, एक लकड़ी का चौखट होता है जिसमें दरवाजा फिक्स होता है। हमने मान लिया कि यही लकड़ी का चौखट है हमारा और ये दरवाजा फिक्स है। क्लियर? अब हम क्या कह रहे हैं कि इसको ऐसे मोशन करेंगे तो ये घूमेगा, लेकिन अब उस हम फोर्स यहां लगा रहे हैं, यहां पे ये दरवाजा जहां जिस चौखट पे लगी हुई है, इसी पे यहां से फोर्स लगा रहे हैं। तो ये क्या पॉसिबल है? घर जाके प्रैक्टिस करेंगे कि बिल्कुल जहां पे दरवाजा लगा हुआ है वहां से हम फोर्स यदि लगाएंगे तो दरवाजा मूव नहीं करेगा, दरवाजा रोटेट नहीं करेगा, कितना भी फोर्स लगा दे। या एक एग्जांपल लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हम यहां से पकड़ के ऐसे घुमा सकते हैं, ये इसका पॉइंट है, घुमा सकते हैं। क्या बिल्कुल यहीं पे, यहां पे है और यहीं से पकड़ के इसको चाहे को घुमाए, यहीं पे, यहां पे देखिए ये है, ये इस पॉइंट पे फिक्स है, इस पॉइंट पे फिक्स है, और यहां से जैसे इसको फोर्स लगाएंगे घूमने लगेगा आराम से, देखिए आराम से घूम रहा है। अब हमने कहा कि यहीं से इसको फोर्स लगाए, फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन ये घूम नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो रोटेशन है, कॉन्सेप्ट में आपके दरवाजा होना चाहिए। क्लियर? यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का रोटेशन है। इसका एक एग्जांपल और समझिएगा कि यहां पे नीचे मान लीजिए कोई लोहे की पाइप भारी सी पड़ी हुई है, क्लियर? और इसका एक पोजीशन फिक्स है, उधर वाला फिक्स है, उसको उठाना है,
तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, पाइप जहां खत्म होती है वहां जाके ऐसे उठाते हैं और उठ जाती है। अब वहां छोड़िए, जहां पे पाइप फिक्स है वहीं पे जाके उठाने की कोशिश करिए, इधर की तरफ नहीं उठेगी। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट की रोटेशन के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, फोर्स की। लेकिन ओनली फोर्स इज नॉट कैपेबल फॉर दिस, केवल फोर्स ये रोटेशन नहीं कर सकता। आप यदि पढ़ने में बहुत तेज हैं, दिमाग आपका बहुत अच्छा है, तो आप बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं, लेकिन केवल दिमाग का तेज होना एप्पल नहीं है, उसके लिए आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। क्लियर? बहुत सी चीजें, चाय बनाने के लिए चीनी की केवल जरूरत नहीं होती, चाय पत्ती भी चाहिए होती है आपको। उसी तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेशन कराने के लिए केवल फोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी कि इस ऑब्जेक्ट को यदि यहां से हम फोर्स लगा रहे हैं, जहां पे दरवाजा फिक्स है, यहां से लगा रहे हैं, यहां से लगा रहे हैं, यहां से, तो ये दरवाजा रोटेट नहीं करता है। थोड़ा सा आगे करेंगे शायद अभी भी ना करें, थोड़ा सा आगे करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा मुश्किल से होगा। थोड़ा और करेंगे आगे, थोड़ा आसानी से होगा। थोड़ा और करेंगे, जितना दूर जाते रहेंगे वहां पे तो उतनी आसानी से ये हमारा दरवाजा रोटेट होगा। क्लियर? अब ये ऑब्जेक्ट था हमारा। अब ये ऑब्जेक्ट जो है रोटेट कैसे कर रहा है देखिएगा, यानी कि ये वाली पोजीशन इसके फिक्स है, ये पोजीशन इसकी फिक्स है, ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है। यानी कि ये एंड इसका जो है घूम रहा है, ये एंड घूम रहा है, ये एंड घूम रहा है। ये पोजीशन इसकी क्या है, फिक्स है। कैसे? जैसे घर का दरवाजा होता है, जब दरवाजा आप घुमाते हैं तो पूरा चौकट लेके बाहर तो चला नहीं जाता है कि आपने दरवाजा खोला, चौकट लेके दरवाजा बाहर चला गया, ऐसा नहीं होता है। दरवाजा जहां से फिक्स है वो चीज हमेशा फिक्स रहती है, यानी कि ये चीज फिक्स रहती है, केवल इधर से खुलता है, इधर से बंद होता है, इधर से खुलता है, इधर से बंद होता है, बाकी ये पोजीशन क्या होती है, फिक्स होती है। यानी कि जो पूरा का पूरा डोर है आपका वो इसके अराउंड घूमता है, इसके इधर जाता है, इसके इधर जाता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिस एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। कोई ऑब्जेक्ट जिस एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे ये हमारा डोर है, तो ये डोर इस एक्सिस के अराउंड, ये ऐसे घूमेगा या ऐसे जाएगा, ये एक्सिस फिक्स रहेगी। तो जिस एक्सिस के अराउंड कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट करता है, जैसे कि ये मार्कर है, तो ये मार्कर देखिए ऐसे हमने पकड़ा हुआ है, ऐसे 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 मोशन कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, लेकिन ये पोजीशन यहाँ पे क्या है, फिक्स है। तो ये जो एक्सिस होगी इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर? अब समझिएगा, ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई। अब इस डोर पे हम फोर्स ऐसे लगाएंगे, ठीक है? ऐसे लगाने से तो दरवाजा खुलेगा नहीं, ऊपर चला जाएगा आसमान में, हालांकि जा नहीं पाएगा क्योंकि इसको फिक्स किया गया है। तो इस डोर को खोलने के लिए फोर्स कैसे लगाना पड़ेगा? ऐसे। दरवाजा यदि ऐसे है तो हम ऐसे लगाएंगे फोर्स, या ऐसे लगाएंगे फोर्स, ऐसे या ऐसे। उसी तरीके से ये दरवाजा है तो फोर्स कहां लगा रहे हैं, हम ऐसे लगा रहे हैं, या इसको खींचना हो तो किधर खींचे, ऐसे खींचे। तो ये ऑब्जेक्ट है, यदि यहां पे फोर्स ऐसे लग रहा है तो ये जो लाइन बन रही है, इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ, ठीक? जिस एक्सिस के अराउंड ऑब्जेक्ट रोटेट करता है उस एक्सिस को बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। और जिस पॉइंट पे फोर्स लगता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, इस पॉइंट पे फोर्स लगा है, इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे लगा रहे हैं। जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट, हम इसमें फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, यहां लगा रहे हैं, तो ये जिस पॉइंट पे लग रहा है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। और इसके अराउंड जो हमें एक्सिस जा रही थी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पॉइंट एप्लीकेशन, इसके अराउंड जो एक्सिस, ऐसे जो एक्सिस आ रही है इसको बोलेंगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि हमने यहां पे फोर्स लगाया तो ये फोर्स ऑब्जेक्ट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये जा रही है, ये लाइन जा रही है। तो जब ये लाइन जा रही है तो इसको बोलेंगे हम लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। क्लियर? अब ये है, यहीं पे समझिए इसी डायग्राम से कि इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस जो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, इसकी डिस्टेंस जो है
ये जितनी ज्यादा रहती है फोर्स उतना ही कम लगाया पड़ता है। जैसे कि हमने बताया ये कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, इसको यहाँ पकड़ना है, यहाँ से घुमाना है तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ से फोर्स लगाना है तो उससे कम मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ से फोर्स लगाना है तो उससे कम मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ से फोर्स लगाना है तो उससे कम मेहनत पड़ेगी, जब से लास्ट में ऐसे घुमाएंगे तो सबसे कम मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कि अब इस निष्कर्ष पे हम पहुंचे कि इस ऑब्जेक्ट को या किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को यदि हमको रोटेट कराना है तो वहां पे फोर्स के अलावा एक फैक्टर और डिपेंड करता है। वो फैक्टर कौन सा है? डिस्टेंस। वो फोर्स कौन सा है? वो डिस्टेंस है। किसके किसके बीच की डिस्टेंस? एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर? एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। क्लियर? ये बता चुका हमने। क्लियर? यानी कि अब हमारा जरूरत पड़ती है तो इसी को बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। इसी को क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स। ऐसे को बोलते हैं टॉर्क या इसी को बोलते हैं बल आघूर्ण। इट मींस किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कराने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, पहला फोर्स की और दूसरा जिस एक्सिस के अराउंड रोटेट कराना है उससे जहां पे हम फोर्स लगा रहे हैं उसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। फोर्स और इस डिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन हुआ ये हमारा कहा जाता है मोमेंट ऑफ फोर्स। एंड सो द मोमेंट ऑफ फोर्स इज, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या करेगा? किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कराएगा। और मोमेंट ऑफ फोर्स होता क्या है, या जिसको टॉर्क भी बोलते हैं, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उस और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके किसके बीच की है? एक्सिस ऑफ रोटेशन की और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच की, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। क्लियर? यानी कि जो टॉर्क है ये हमारा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस डिस्टेंस की। यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितनी ज्यादा रहेगी टॉर्क उतना ही ज्यादा रहेगा। परपेंडिकुलर जितनी डिस्टेंस ज्यादा रहेगी टॉर्क उतना ही ज्यादा रहेगा। और टॉर्क होता क्या है? टॉर्क होता है किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कराने के लिए जिस फोर्स की जरूरत पड़ती है। यानी कि डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस जितनी ज्यादा है उतनी जो है हमारी ये टॉर्क ज्यादा होगी, इतनी आसानी से जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा रोटेट कर जाएगा। क्लियर? अब ये है कि कोई ऑब्जेक्ट है यहां पे, ये ऑब्जेक्ट, ये पॉइंट है, इसको बोल सकते हैं आप एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके अराउंड इसको ऐसे ऐसे रोटेट कराना है। ये जो ऑब्जेक्ट है ना इसके अराउंड इसको ऐसे 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 रोटेट कराना है, ऐसे ऐसे। क्लियर? तो फोर्स आपका यहां से लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है, इनके दोनों बीच की डिस्टेंस होगी यदि d है तो टॉर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा? टॉर्क को ऐसे रिप्रेजेंट करिए तो F इंटू डी। क्लियर? यदि इसमें F की वैल्यू 0 है तो टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। और यदि d की वैल्यू 0 है तो भी टॉर्क की वैल्यू 0 होगी। यानी कि फोर्स 0 नहीं होनी चाहिए और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 नहीं होनी चाहिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 कब होगी? यदि हमारा ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है और जो फोर्स है आप यहीं से लगा रहे हैं तो यही लाइन हमारा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है और यहीं से फोर्स लगा रहे हैं, तो इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 0 है, क्योंकि जो पॉइंट हमारा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वही पॉइंट ये, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस 0 है। इसीलिए दरवाजा जहां से फिक्स है वहीं पे फोर्स लगाएंगे हम तो दरवाजा हमारा नहीं खुलेगा, क्योंकि टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। क्लियर? और टॉर्क इक्वल टू होता है कितना है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स की यूनिट कितनी है? न्यूटन। और डिस्टेंस की कितनी है? मीटर। तो टॉर्क की यूनिट क्या होगी आपका? न्यूटन मीटर, या इसी को आप कह दीजिए जूल। तो यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर और जूल। क्लियर हो गया? अब एक चीज और है, मान लीजिए कि ये कोई सरफेस है और इस सरफेस पे, ये कोई सरफेस है और इस सरफेस पे
बंद कर दे, वीडियो बंद कर दिया, तुरंत नहीं ऑन कर दे। अब देखिए कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द टर्निंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, यदि किसी पॉइंट पे कोई भी ऑब्जेक्ट पिवटेड है यानी कि फिक्स है, तो उसको टर्निंग में कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं। तो पहला क्या डिपेंड कर देगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यानी कि उस फोर्स का, यदि यहां पे बताया था मैंने कि ये कोई आपका ऑब्जेक्ट है और ये पॉइंट है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और यहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो पहला मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स यानी कि फोर्स के मैग्नीट्यूड पे, और दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस एक्सिस ऑफ रोटेशन और इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, दो चीजों पे डिपेंड करता है। क्लियर? अब हमने बताया कि टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि मोमेंट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे डिपेंड करता है। अब जानिए कपल क्या होता है। कपल को हिंदी में क्या कहते हैं, जोड़ा। जोड़ा, तो कपल शब्द वही है जो आप समझ रहे हैं, बिल्कुल सेम है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। कपल का मतलब होता है, आज तो बहुत है, बोलते हैं बहुत हैंडसम कपल है, या फिल्मी दुनिया में हम कपल की बात करते हैं, रोज की बात कपल करते हैं, कपल आ रहे हैं वो देखो। कपल का मतलब कहते हैं कपल आ रहे हैं मतलब कि दो लोग आ रहे होंगे एटलीस्ट, ठीक। कपल में तीन लोग तो आते नहीं है। अच्छे कपल है, अच्छे हस्बैंड वाइफ हैं, मतलब कि दो लोग हैं। और दो लोग का मतलब क्या हुआ, दोनों मेन तो हो नहीं सकते ना, दोनों फीमेल भी नहीं हो सकते, इसका मतलब कि दोनों अपोजिट है। क्लियर? दो लोग हैं और दोनों क्या है, अपोजिट। अपोजिट यदि कपल की बात करेंगे डेली लाइफ में तो क्या हुआ, जेंडर अपोजिट है, अलग है, एक मेल है एक फीमेल है, एक मेल है एक क्या है, फीमेल है। एक रणबीर कपूर है तो दूसरा आलिया भट्ट हो सकती है। तो उसी तरीके से यहाँ पे यदि कपल की बात करेंगे तो क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। फोर्स क्या है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, यानी कि यदि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस एक्सिस के अराउंड ये रोटेट करता है, तो यदि एक फोर्स यहाँ पे ऊपर की तरफ लगाया जाए जो इसको ऊपर की तरफ ले जाए, और एक फोर्स यहाँ से नीचे की तरफ लगाया जाए, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स का मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स ऐसे लग रहा है ऊपर की तरफ और दूसरा फोर्स ऐसे नीचे की तरफ लग रहा है। ये देखिए, ये फोर्स ऊपर ले जा रहा है इस ऑब्जेक्ट पे और ये फोर्स इसको नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो यानी ये फोर्स और ये फोर्स, ये दोनों क्या है, दोनों इक्वल है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन कैसे है, एक ऊपर लेके जाना चाह रहा है और दूसरा नीचे लेके जाना चाह रहा है। इसको हम बोल देते हैं कपल। तो कपल हमारा हो गया इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। ये ऑब्जेक्ट है कोई, यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया हमने और ये फोर्स यहाँ पे लगाया, इधर लेके जाएगा, यानी कि ये आपका ऐसे लेके जाएगा। फोर्स लगेगा तो ये ऐसे डायरेक्शन होगी और इसका डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे होगी। तो ये हमारा हो गया कपल। किसी भी ऑब्जेक्ट के रोटेशन के लिए कपल की जरूरत पड़ती है, यानी कि दो फोर्सेस लगे होने चाहिए जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करें, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि अपोजिट डायरेक्शन में नहीं करती, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से फिक्स है, ठीक है। जैसे 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 एग्जाम्पल में लगिए तराजू, जो तराजू ऐसे होता है, तराजू से पकड़ते हैं, ऐसे एक लटका हुआ है, ऐसे लटका। क्लियर? दोनों नीचे की तरफ आ रहे हैं, दोनों पे वेट रखिए, 10 किलो इधर 10 किलो इधर, तो वो रोटेट नहीं करेगा,
वो रोटेट नहीं करेगा तराजू आपका, वो तराजू ऐसे फिक्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों पे 10-10 किलो का तो फोर्स है, लेकिन दोनों कहाँ जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, दोनों इक्वल एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। जबकि यदि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और एक फोर्स आप ऐसे लगाएंगे और एक फोर्स आप इस पर ऐसे लगाएंगे, तो ये इस ऑब्जेक्ट को किधर लेके जाएगा, इधर, और ये इस ऑब्जेक्ट को किधर लेके जाएगा, इधर। ये वाला इधर खींचेगा तो यानी कि ये इधर जाएगा, और ये वाला इधर खींचेगा यानी कि ये इधर जाएगा। इनडायरेक्टली क्या करेगा, ये ऐसे 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 मोशन करेगा। ये देखिए, ये है, तो यहां पे जो फोर्स लग रहा है ये इसको ऊपर लेके जा रहा है ऐसे, और ये जो फोर्स लग रहा है किधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ। तो ये वाला इधर और ये वाला इधर, यानी कि ये ऐसे 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 क्या करेगा, आपका रोटेशनल मोशन करने लगेगा। तो कपल क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के, मतलब कपल द्वारा दिमाग में हटा दिए, कपल फोर्स वाले कपल की बात कर रहे हैं, तो ये किसी ऑब्जेक्ट के रोटेशनल मोशन के लिए काम करता है। क्लियर? अब यदि यहां पे एक हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये आपका यहां से पॉइंट फिक्स है। अरे ये चीज यदि ये डायग्राम दिमाग में नहीं आ रही है, तो पार्क में जब हम सीसा होता है जिसपे बच्चे एक आदमी इधर बैठता है और एक आदमी उधर बैठता है, दो लोग बैठे होते हैं ना, वो बीच से फिक्स होता है, एक आदमी यहां बैठा है और एक आदमी यहां बैठा है। क्लियर है? इसको दिमाग में लाइए। पार्क में शीशा है, जैसे यहाँ पे ये फिक्स होता है, बीच में दो चेयर होती है, एक तरीके से यहाँ बैठने की जगह, बैठने की जगह यहाँ, तो एक यहाँ और एक यहाँ, दोनों बैठे हुए उसी तरीके से। तो अब यहाँ पे मैं बता दें कि ये फोर्स F ऊपर लगेगा, ये फोर्स F आपका क्या होगा, नीचे। क्लियर? अब इस से ये फोर्स लग रहा है किधर, इधर की तरफ। इस फोर्स को मानिए F और इस फोर्स को मानिए F डैश। तो जो मोमेंट ऑफ कपल होगा, मोमेंट ऑफ कपल वो कितना होगा, फोर्स इंटू ये डिस्टेंस मानिए A, ये डिस्टेंस मानिए B। इसको माना A, इसको माना O और इसको माना हमने B। तो ये जो डिस्टेंस हुई, ये डिस्टेंस हमारी हो जाएगी F इंटू ओ ए, और ये जो हो गई हमारी F इंटू ओ बी। तो ये हमारा होता है मोमेंट ऑफ कपल, यानी कि उस फोर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फोर्स किधर लग रहा है, ये फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है, ऐसे लग रहा है, ऐसे, ये फोर्स इधर लग रहा है। तो इसके और इसके बीच की दूरी ये देखिए, ये फोर्स हमारा किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है, इधर, और ये हमारा क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो उन दोनों के बीच की जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि OA होगी। क्लियर? तो ये हमारी हो गई मोमेंट ऑफ कपल। अब हमारा आ गया आपका प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या कर रहा है, फिर से उसी डायग्राम को ले लीजिए। ये हमारा एक एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ये पॉइंट वो है, यहाँ पे ये फिक्स है इस एक्सिस पे। एक फोर्स एक बार F ऊपर की तरफ लग रहा है, एक फोर्स यहाँ पे F डैश नीचे की तरफ लग रहा है। ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया। तो इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है, यहाँ के लिए जो मोमेंट हुआ, मोमेंट मतलब टॉर्क, और मोमेंट की डेफिनेशन क्या बताई हमने, मोमेंट इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स और फोर्स जहां से लग रहा है और ऑब्जेक्ट जहां से घूमेगा, उन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी कि यहाँ पे फोर्स लग रहा है और ऑब्जेक्ट के घूमना कहां से है, यहां से। ऑब्जेक्ट को घूमना कहां से, यहां से। तो इस पॉइंट के लिए जो मोमेंट ऑफ फोर्स होगा कितना हो जाएगा, F इंटू ओ ए। और इस पॉइंट के लिए फोर्स ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स कितना होगा, ये F डैश और ये डिस्टेंस, यानी कि F डैश इंटू ओ बी। तो जो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ये कहता है कि सम ऑफ जो मोमेंट होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या कहिए कि ये और ये जो होगा दोनों एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा।
ये जो है ये इसके ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। अब चूंकि डायरेक्शन अलग अलग है, इसकी डायरेक्शन ये है, यानी कि यदि 5 न्यूटन मीटर इधर लग रहा है तो 5 न्यूटन मीटर भी इधर लगेगा, बशर्ते ये पॉजिटिव हो गया, ये हमारा नेगेटिव होगा। तो +5 -5 दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 0। ये फोर्स कितना लग रहा है 5 न्यूटन मीटर और ये भी 5 न्यूटन मीटर। तो अब जो दोनों हो गया, ये इसका साइन प्लस और इसका माइनस, तो दोनों का सम हो जाएगा 0। अब प्लस और माइनस क्यों होगा ये समझ लीजिए। प्लस और माइनस इसलिए होगा कि यदि कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे और वो इस पॉइंट के अराउंड फिक्स है, यहाँ पे यदि कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट के अराउंड फिक्स है, तो इस पे फोर्स हमने बताया कि जब लगेगा तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगी, रोटेट करेगी। ऑब्जेक्ट क्या करेगी, रोटेट करेगी। रोटेट ये कैसे कर सकती है, या तो ये ऐसे रोटेट कर सकती है, ये है, या तो ये ऐसे रोटेट करे, यानी कि ये वाला सिरा नीचे जाए और ये ऊपर जाए, या इसका उल्टा करे, ऐसे करे, यानी कि ये ऊपर जाए ये नीचे जाए। दो तरीके से मूवमेंट रोटेट कर सकती है। तो या तो ये ऐसे रोटेट कर सकती है या फिर ये ऐसे रोटेट कर सकती है। अब घड़ी यदि यहाँ पे एक रखी हुई है तो घड़ी की सुई कैसे चलती है, ऐसे 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 जो चलती है, घड़ी की सुई ऐसे चलती है। घड़ी यहाँ 12 बजता है, यहाँ पे ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बजता है। तो ये घड़ी की सुई की डायरेक्शन में जो चल रहा है, घड़ी कैसे चलती है, इधर से इधर से इधर से इधर। तो यदि ऑब्जेक्ट घड़ी की सुई की डायरेक्शन में करता है तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। यदि घड़ी की सुई के चलने की दिशा ये और ये उसका उल्टा, घड़ी की सुई कैसे चलती है, ऐसे, और हमारा रोटेशन हो रहा है यदि ऐसे उल्टा, तो यदि ये ऐसे उल्टा हो रहा है तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, घड़ी की चलने की दिशा में जो रोटेशन हो गया उसको क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज, और घड़ी के चलने की जो अपोजिट दिशा में मोशन हो रहा है उसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे फिजिक्स में एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मोशन पॉजिटिव लेंगे और क्लॉकवाइज मोशन को हम निगेटिव लेंगे। तो यदि मोमेंट की बात करेंगे तो जो एंटी क्लॉकवाइज होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो क्लॉकवाइज होगा वो निगेटिव हो जाएगा। तो जब दोनों को सम करेंगे, 5 न्यूटन का बल लग रहा है इस डायरेक्शन में और 5 न्यूटन का बल लग रहा है इस डायरेक्शन में, ये वाला पॉजिटिव हो गया, ये वाला नेगेटिव होगा, यानी कि 5 प्लस -5 दोनों मिला के कितना हो जाएंगे 0। क्लियर हो गया। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स ये होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो सम ऑफ मोमेंट्स होता है वो इक्वल टू एल्जेब्रिक सम बोल सकते हैं। एल्जेब्रिक सम क्यों, क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी में नॉर्मल मैथमेटिक्स नहीं काम करती है, उसको बोलते हैं एल्जेब्रिक सम। तो द एल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट, ऑल द मोमेंट, एक यदि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, हम दो ही फोर्स की बात क्यों कर रहे हैं बार बार, यदि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ऐसा भी हो सकता है कि एक फोर्स यहाँ लग रहा हो ऊपर की तरफ, एक फोर्स यहाँ लग रहा हो ऊपर की तरफ, एक यहाँ लग रहा हो नीचे की तरफ, एक यहाँ लग रहा हो, एक और यहाँ लग रहा हो, एक और यहाँ लग रहा हो, एक और यहाँ लग रहा है, कई सारे फोर्सेस में लग सकते हैं। तो सम ऑफ ऑल, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोमेंट इक्वल टू 0। सारे जो बल लग रहे हैं उन सबका जो रिजल्टेंट एल्जेब्रिक सम होगा वो 0 के बराबर होगा। या आप ये कह सकते हैं कि क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज बराबर होंगे। सीधा सा इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक मेथड, मान लीजिए एक गेम हो रहा है रस्सी खींचने का, एक यहाँ पे बीच में यहाँ पे एक ऐसे रस्सी ले ली गई। अब इधर कुछ लड़के लड़कियां हैं, कुछ इधर लड़की, मान लीजिए क्लास 10A इधर कर दिया, क्लास 10B कर देंगे। अब क्लास 10A वाले रस्सी को किधर खींचेंगे, अपनी तरफ ऐसे खींचेंगे। क्लास 10 वाले रस्सी को कैसे खींचेंगे, ऐसे अपनी तरफ खींचेंगे। और क्लास 10B वाले रस्सी को कैसे खींचेंगे, इधर अपनी तरफ खींचेंगे। तो उनके खींचने का जो डायरेक्शन है वो उधर की तरफ है।
वो रस्सी को, रोप को कहाँ ले जाना चाहते हैं, वो रोप को उधर ले जाना चाहते हैं, और इधर वाले लड़के रस्सी को किधर लेना चाहते हैं, इधर ले जाना चाहते हैं। क्लियर? अब यदि इधर के लड़के मजबूत हैं, इधर के लड़के क्या है, मजबूत है, तो वो रस्सी को अपनी तरफ खींच लेंगे, यानी कि इधर आ जाएगी रस्सी। और यदि उधर वाले लड़के मजबूत हैं तो वो रस्सी को अपनी तरफ खींच लेंगे, यानी कि रस्सी को लेके वो उधर चले जाएंगे। क्लियर हो गया? लेकिन मान लीजिए कि जितने बच्चे इधर हैं, जितनी ताकत इधर लग रही है उतनी ही ताकत इधर लग रही है, तो यानी कि ये जो रोप है ये ना इसको इधर लेके जा पाएंगे ना इसको इधर लेके जा पाएंगे, दोनों फोर्स ऐसे लगा रहेगा और रस्सी बीच में रहेगी। यानी कि यदि ये ऑब्जेक्ट, ये रस्सी, जिसको ये मान लीजिए कि ये रस्सी है और रस्सी को लड़के इधर से, मान लीजिए कि बाँह है हमारे, 2-3 लड़के इधर पकड़ लिए खींचने के लिए और 2-3 लड़के इधर खींच लिए, इधर जो लड़के हैं और जो इधर लड़के बराबर मजबूत है। यदि इधर वाले मजबूत हुए, इधर वाले मजबूत हो गए तो क्या होगा, हमको इधर लेके चले जाएंगे, और यदि इधर वाले लड़के मजबूत होंगे तो हमको इधर लेके चले जाएंगे। लेकिन ये कंडीशन यदि बनती है कि हमारी पोजीशन में कोई चेंज ना हो, हम ऐसे कैसे खड़े रहें, तो ये कब पॉसिबल है? ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब जितने फोर्स इधर लग रहा है, जितना मोमेंट इधर लग रहा है, उतना ही मोमेंट इधर लगे। यानी कि इस बोर्ड को यदि हम इधर से खींच रहे हैं और एक आदमी उधर से खींच रहा है, तो यदि हम मजबूत हुए तो बोर्ड को इधर लेके चले जाएंगे, वो मजबूत हुए तो बोर्ड को उधर लेके चले जाएंगे। हम ये चाह रहे हैं कि बोर्ड यहीं पे फिक्स रहे, ये अपनी जगह से कहीं ना ही ले। उसके लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जितने बल से हम इसको इधर की तरफ खींच रहे हैं, उतनी बल से वो उधर की तरफ भी खींचे। ठीक है? और हमने बताया कि यहाँ पे चूंकि रोटेशन का कॉन्सेप्ट है तो केवल बल की बात हो नहीं सकती है, तो यहाँ पे किसकी बात होगी? यहाँ पे बात होगी टार्क की, मोमेंट की। तो यानी कि इधर जितना मोमेंट है उतना ही मोमेंट उधर हो जाए, तो ये ऑब्जेक्ट जो हमारा रेस्ट में रहेगा। तो यही होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, यानी कि यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, यानी कि मोशन ना करे, तो उसके लिए ये है कि उस ऑब्जेक्ट का जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है और क्लॉकवाइज मोमेंट है, दोनों आपस में बराबर। ये है हमारा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट पे कई सारे फोर्स लग रहे हो और सबका रिजल्टेंट 0 हो, तो ये कहेंगे कि बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। क्लियर? जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे एक फोर्स इधर से लग रहा है, एक फोर्स इधर से लग रहा है, एक 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 इधर से लग रहा है, और इन सब का रिजल्टेंट 0 क्यों होगा? मैं बता चुका हूं कि रिजल्टेंट इसलिए जो होगा कि सबका डायरेक्शन अलग अलग है, कोई पॉजिटिव होगा कोई नेगेटिव होगा। क्लियर? तो यदि इन सबका रिजल्टेंट 0 हो तो बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या है? इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन है या तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए या एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट, ये 0 होना चाहिए। A body is said to be in equilibrium if its net force applied on the object is 0 or the algebraic sum of moment equal to 0। अब ये है कि बॉडी, कोई भी बॉडी कितने तरह के मोशन करती है? हमें पता, एक करती है ट्रांसलेशनल मोशन और दूसरा करती है आपका रोटेशनल मोशन। ठीक? एक ट्रांसलेशन मोशन होता है, दूसरा रोटेशनल मोशन होता है। ट्रांसलेशन मोशन ऐसे होता है और रोटेशनल मोशन ऐसे होता है। तो ट्रांसलेशन मोशन के केस में कौन सा, किस फोर्स की बात करते हैं? फोर्स की बात करते हैं। ऐसे फोर्स लग रहा है तो ऑब्जेक्ट ऐसे जाएगी, यानी कि फोर्स लगता है तो ट्रांसलेशन मोशन करती है। रोटेशनल मोशन के लिए किस तरह की जरूरत होती है? मोमेंटम की, यानी कि आपके
टार्क की जरूरत होती है। क्लियर? तो यदि भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स 0 है या एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट 0 है तो बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। यदि इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन की बात करें तो इफ द सम ऑफ forces applied to any body or the algebraic sum of all the moment to any body is 0। और ये कह सकते हैं कि if the forces or the moments applied to any object but there is no change in the object of rest or object of motion of constant velocity then it is said to be in equilibrium। यदि किसी ऑब्जेक्ट पे बहुत सारा फोर्स लग रहा हो और उस फोर्स के लगने के बाद भी उस ऑब्जेक्ट के रेस्ट के पोजीशन में, यदि वो रेस्ट में है, यदि वो रुकी हुई है तो उसके पोजीशन में कोई चेंज ना हो, या यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रही थी तो उसके स्पीड में कोई चेंज ना हो तो उसको बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है हमारा इक्विलिब्रियम में। यानी कि यदि ऑब्जेक्ट हमारा इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम आपका क्या होता है? इक्विलिब्रियम के लिए पहला एक कंडीशन समझिए। इक्विलिब्रियम के लिए पहला क्या होना चाहिए? नेट फोर्स 0 हो या एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल मोमेंट्स। एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स कितना हो? 0। दो कंडीशन है, नेट फोर्स 0 हो और एल्जेब्रिक सम 0। नेट फोर्स की जरूरत कब होती है? ट्रांसलेशनल मोशन के लिए। मोमेंट्स की बात कब करते हैं? रोटेशनल मोशन के लिए। यानी कि जब हम ट्रांसलेशनल मोशन की बात कर रहे हैं, यानी यदि कोई ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल मोशन कर रही है तो उसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए क्या होना चाहिए? उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होना चाहिए। यदि कोई ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन कर रहा है और उसको इक्विलिब्रियम में रखना है तो क्या होना चाहिए? उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाले सारे मोमेंट्स का जो सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? वो 0 होना चाहिए। क्लियर? अब इक्विलिब्रियम दो तरह के होते हैं। पहला हमारा होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरा होता है हमारा डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? यदि किसी भी ऑब्जेक्ट पे कई सारे फोर्स लग रहे हो और उन सारे फोर्स के लगने के बावजूद भी वो रेस्ट में है तो ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इट मींस इफ अ नंबर ऑफ फोर्सेस और अ नंबर ऑफ मोमेंट्स आर एक्टिंग अपॉन अ बॉडी बट बॉडी इज इट रेस्ट, लेकिन बॉडी क्या है? Body is at rest, then that is said to be static equilibrium। यानी ऑब्जेक्ट पे कितना भी फोर्स लगा लो और उस फोर्स के लगाने के बाद भी ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है, स्टैटिक पोजीशन में है, तो उस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। क्लियर? दूसरा हुआ यदि ऑब्जेक्ट हमारा मोशन कर रहा था, क्लियर, और उस पे कई सारे फोर्स या मोमेंट्स लगने के बाद भी, टार्क लगने के बाद भी वो ऑब्जेक्ट अपने कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा है तो हम ये कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। अब सवाल ये कि कभी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो क्या इक्विलिब्रियम होगा? इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं हुआ कि ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, और इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि चाहे जितनी भी फोर्स आप लगा लो उस ऑब्जेक्ट की जो सिचुएशन थी, यानी कि यदि रेस्ट में रह रहा था तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और यदि ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उसी स्पीड से मोशन कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मल्टीपल फोर्सेस और अंडर द फोर्स ऑफ मल्टीपल टार्क, देन इट इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम। यदि कई सारे फोर्स के बावजूद वो रेस्ट में स्टैटिक है तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा, और यदि कई फोर्स लगने के बावजूद भी वो अपनी सेम स्पीड से मोशन कर रहा है तो उसको बोला जाएगा डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब जैसे दोनों का एग्जांपल ले लिए, रोड पे एक ट्रक खड़ा है या रोड पे एक रोड्स बनाने वाला रोलर खड़ा है। अब ट्रक पे हम आप दो चार लोग हैं और पीछे से धक्का दिए जा रहे हैं, दो तीन लोग हैं, ट्रक को धक्का देना है, ट्रक खड़ा है, ट्रक में पूरी गिट्टी लदी हुई है
क्या ट्रक में पूरा जो है बालू लगा हुआ है और दो लोग एक ट्रक पे धक्का दे रहे हैं, तो फोर्स लगा रहे हैं ट्रक पे, हम लोग पूरा फोर्स हमने लगा दिया, पूरा लगा दिया जितना लगा सकते हैं, तो ट्रक क्या चल के यहाँ से कहीं और चला जाएगा? नहीं जाएगा, ट्रक जहां है वहीं रहेगा। यानी कि इस ऑब्जेक्ट पे, यानी कि इस ट्रक पे हमारे और इनके दो लोगों के फोर्स लगने के बावजूद भी ये रेस्ट में ही है। पहले भी रेस्ट में था और हम दो लोग मिलकर धक्का दे रहे हैं, फिर भी क्या है, ये रेस्ट में है, तो कहा जाएगा कि ये किसमें, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। या यदि मान लीजिए यहाँ पे कोई बीम है, कोई लटका हुआ है, यहाँ पे किस फिक्स है, एक फोर्स यहाँ लग रहा है और एक फोर्स यहाँ लग रहा है, इन जितना ये खींच रहा है उतना ये खींच रहा है, और ये क्या है, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, तो भी कहा जाएगा कि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। उसी तरह से डायनामिक इक्विलिब्रियम के एग्जांपल ले लिए, मान लीजिए कि ट्रक चल रहा है, जो गिट्टी भरा ट्रक रोड पे खड़ा है वो चलने लगा, अब हम दो लोग मिलकर उसको पीछे से खींच रहे हैं और दो लोग इसको आगे से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद क्या ट्रक की स्पीड चेंज होगी? नहीं होगी, चल रही है, चलती रह जाएगी। या हवाई जहाज जा रही है, उड़ रही है, अब आप पकड़ के कूद के हवाई जहाज से लटक जाइए कि नहीं हम तो हवाई जहाज को खींच के नीचे जमीन पे जाएंगे। आपने कहा अकेले नहीं हो रहा है, एक दोस्त को लीजिए और दोस्त और आप दोनों लोग मिलकर हवाई जहाज से पड़े लटक जाइए हवाई जहाज को पकड़ के पीछे से, उसका चक्का पकड़ के कि नहीं नहीं हवाई जहाज को खींच के नीचे लाएंगे, तो क्या आप दो लोगों के लटक जाने से हवाई जहाज की पोजीशन चेंज हो गई कि उसकी स्पीड चेंज हो गई? पहले 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा था और घट के 60 हो गया, ऐसा नहीं होना। जैसे चल रहा था हवाई जहाज मजे में, जैसे अपनी जिस स्पीड से चल रहा था उसी स्पीड से चलता रहेगा। यानी कि आपके फोर्स लगाने के बावजूद भी उस जहाज की जो मोशन थी, जो जहाज की स्पीड थी, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो इसको बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट किसमें, डायनामिक इक्विलिब्रियम में। तो यदि ऑब्जेक्ट के कई फोर्स लगाने के बावजूद भी वो रेस्ट में रहता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, और कई सारे फोर्स लगाने के बावजूद भी वो उसी मोशन में, उसी कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा है, तो उसको बोलेंगे कि वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में। और यहीं पे आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, जो अभी हमने बताया आपको। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स यही कहता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा है और उस पर नेट फोर्स जीरो है या नेट एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट जीरो है, तो इसको बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या बोलता है? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। यदि ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में, या यदि कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा था तो वो कांस्टेंट स्पीड से मोशन करता रहेगा। अभी रस्सी वाला एग्जांपल दिया, इधर चार लोग उसी ताकत से खींच रहे हैं, इधर चार लोग उसी ताकत से खींच रहे हैं, रस्सी क्या है, ऐसे 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 रुकी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये किस में है, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। अब एक पॉइंट है यहाँ पे, वो है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी होती है स्केल। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये होती है कि यदि मान लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट, ये स्केल है हमारा, क्लियर? इस स्केल को जरा ध्यान से देखिएगा, बस सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझ में आएगी। ये स्केल है हमारा, ये स्केल पे हम यहाँ से सोचे कि पकड़े और ये रुक जाए, तो क्या रुकेगी? यहाँ से तुरंत गिर जाएगी ऐसे। हमने कहा नहीं नहीं नहीं, इसको थोड़ा सा इधर लाते हैं, क्या रुक रही है? ये जैसे छोड़ेंगे ये गिरने लगेगी। इसको थोड़ा सा हम इधर लाते हैं, क्या ये रुक रही है? नहीं, जैसे छोड़िए देखिए गिरने लगेगी। ये इसको थोड़ा सा इधर लाइए, अभी अभी देखिए गिर रही है। अब इसको थोड़ा सा इधर लाते हैं, अभी देखिए गिर। यानी कि हर एक ऑब्जेक्ट में, इस स्केल की बात नहीं कर रहे, आप कुछ भी ले लीजिए, कोई भी स्केल ले लीजिए, आप इसको एक पोजीशन उसके बीच में ऐसी होती है जहां पे आप उसको रख लीजिए, जहां से यदि उसको आप हैंग करिए तो वो नहीं गिरेगी, वो बैलेंस बन जाती
इसी पोजीशन को, वो पोजीशन जहां के जिस पॉइंट पे यदि इस ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो वो क्या हो, वो बैलेंसिंग में हो, उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, क्यों सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं ये भी बता रहे हैं, लेकिन फिर से समझिए ये स्केल है, हमने इसको यहां से सोचा कि रोक ले, नहीं रुकेगी गिरने लगेगी, फिर यहां से सोचे कि रोक ले, नहीं रुकेगी गिरने लगेगी, यहां से सोचे रोक ले, गिरने लगेगी। यदि ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा लाते हैं और इसको पकड़ेंगे तो ये ऐसे रुके रहेगी। यानी कि इस स्केल में एक पॉइंट ऐसा है जहां से यदि हम इसको पकड़ते हैं, जहां से इसको जब लटकाते हैं तो ये बैलेंस में रहती है, ये ना इधर जाती है ना इधर जाती है। इसी पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। और इस ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप गिलास ले लीजिए, थाली ले लीजिए, डस्टर ले लीजिए, मार्कर ले लीजिए, बॉल ले लीजिए, कोई खाने वाली चीज ले लीजिए, कुछ भी पॉइंट ले लेंगे और उस ऑब्जेक्ट में ढूंढते 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 बैलेंसिंग, इसमें भी बैलेंसिंग होती है। एक पॉइंट पे आप ऐसा आती है कि इसको रोक लेंगे, वो डिसबैलेंस नहीं होगी, वो रुकी रहेगी। इसी पॉइंट को, यानी कि जिस पॉइंट पे वो ऑब्जेक्ट बैलेंस में रहती है, जिस पॉइंट की अराउंड वो बैलेंस में रहती है, उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, अब फिर से जरा सा दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा सर्च करिएगा कि इस पॉइंट पे ये ऑब्जेक्ट क्यों नहीं रुक रही थी। क्योंकि जब इस पॉइंट का राउंड हम देखेंगे तो इधर वेट कम है और उधर वेट ज्यादा है, तो ये इधर झुक जाएगी। इस पॉइंट पे भी क्यों नहीं रुक रही थी, देखिए इस पॉइंट पे इधर वेट ज्यादा है इधर कम है, तो इधर की तरफ झुक जाएगी। यदि हम इस पॉइंट की बात करें, अब एक पॉइंट ऐसा आ गया, इसको ध्यान से देखिएगा कि ये जो स्केल है, ये बहुत सारे इसमें पार्टिकल होंगे, हर चीज बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनती हुई है। ये पार्टिकल इधर जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अर्थ है, नीचे क्या अर्थ है, और अर्थ हर ऑब्जेक्ट को क्या करती है, नीचे की तरफ खींचती है। ध्यान दीजिएगा, ये जो स्केल है इसमें मल्टीपल पार्टिकल से बनते हैं, कई सारे पार्टिकल होंगे, छोटे 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 छोटे। ये इस पार्टिकल को अर्थ किधर खींच रही है, इसे नीचे की तरफ। इस पार्टिकल को अर्थ किधर खींच रही है, इधर नीचे की तरफ। इस पार्टिकल का अट्रैक्शन का अर्थ की तरफ नीचे, इसका नीचे, इसका नीचे, इसका नीचे, इसका नीचे। यानी कि इधर के पार्टिकल इधर गिराना चाहते हैं इसको ऐसे, और इधर के पार्टिकल इधर गिराना चाहते हैं। अब ये स्केल यहाँ पे रुक गई स्टैटिक पोजीशन में। इसका मतलब क्या है कि जितना फोर्स इधर लग रहा था उतना ही फोर्स इधर लग रहा है। यानी कि एक पॉइंट किसी भी ऑब्जेक्ट में होता है जिसके दोनों तरफ इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स होते हैं, और ये पॉइंट हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। जैसे कि यदि यहाँ पे एग्जांपल ले लीजिए, ये कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो एक मान लीजिए कि ये की पॉइंट है। अब ये कई सारे पार्टिकल से मिलकर बना है, ये सारे मान लीजिए पार्टिकल्स हैं, ये सारे पार्टिकल हैं। अब ये हर पार्टिकल का कुछ ना कुछ मास होगा, m1, m2, m3, m4, m5 सबका मास है, और सारे पार्टिकल पे अर्थ का अट्रैक्शन होगा। यानी कि इस पे क्या लगेगा, g लगेगा। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस ऑब्जेक्ट को अर्थ की तरफ ऐसा अट्रैक्शन हुआ, तो इसका वेट कितना हो गया, मान इसका वेट हो गया W1, इसका वेट हो गया W2, इसका वेट हो गया W3, इसका वेट हो गया W4, इधर हो गया W5, इधर हो गया W6, इधर हो गया W7, इधर हो गया W8। तो इन सारे पार्टिकल्स का ये वेट किधर डायरेक्शन में काम कर रहा है, इधर 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 इधर। यानी कि ये जा रहा है, इन सारे पार्टिकल का डायरेक्शन किधर जा रहा है, इधर एंटी क्लॉकवाइज। इधर सारे जो पार्टिकल्स हैं इनका वेट किधर काम कर रहा है, इधर 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 काम कर रहा है, इधर काम कर रहा है, इधर काम कर रहा है। यानी कि ये किधर काम कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एक पोजीशन ऐसी ढूंढते 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 आती है, माने की पोजीशन वो ये है कि इस पोजीशन के अराउंड जितने वेट इधर थे उनका मोमेंट, और ये जितने वेट इधर थे इनका मोमेंट, दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और यदि इधर का मोमेंट इक्वल हो और इधर का मोमेंट इक्वल हो तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के अकॉर्डिंग ये एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज, यानी कि दोनों यदि इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है तो ऑब्जेक्ट किसमें होगा, रेस्ट में होगा। तो ये जो पॉइंट है
यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ पॉइंट। ठीक है, कौन सा पॉइंट है? द मोमेंट्स ऑफ ऑल द पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द पार्टिकल, जितने पार्टिकल से ये ऑब्जेक्ट मिलके बना है उनका जो अलजेब्रिक सम होता है वो 0 होता है। ऑब्जेक्ट के रेस्ट में मतलब इनका, या ये कह लीजिए कि उन सारे ऑब्जेक्ट्स का जो वेट होता है वो यही से काम करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से काम करता है। फिर से समझिए, किसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ पॉइंट टू विच द मोमेंट्स ऑफ ऑल द पार्टिकल ऑफ ऑल द वेट्स, सारे पार्टिकल के वेट्स का जो मोमेंट होता है उनका अलजेब्रिक सम क्या होता है? 0 होता है। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सीजी। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एग्जाम में आता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट, कोई छड़ है, कोई रॉड है ऐसी, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगी? बिल्कुल मिड में होगी। इसकी लेंथ L है तो L/2 पे होगी। कोई स्फीयर है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगी? कोई सर्किल है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगी? तो ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा कि किस चीज की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होती है। कोई दिमाग में क्रॉस क्वेश्चन आता है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये हमारी हो जाएगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन। एक क्वेश्चन और आता है, क्या ये जरूरी है कि हर ऑब्जेक्ट की सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस ऑब्जेक्ट के अंदर ही हो? आंसर होगा नहीं। जैसे यदि कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके बीच में नहीं होगी, ये कहीं बाहर होगी। यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट की उस ऑब्जेक्ट की बाहर हो सकती है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो शुद्ध हिंदी की डेफिनेशन बात करेंगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक पॉइंट है जहां से उस ऑब्जेक्ट का पूरा वेट काम करता है, यानी कि पूरा वेट उसका वहीं से होके जाता है। क्लियर?